सियासत के रण में अमेठी बड़ा अहम है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि 1980 के बाद से कांग्रेस यहां सिर्फ एक बार ही लोकसभा चुनाव हारी है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अमेठी वो सियासी कार्ड है जिसके जरिए बीजेपी राहुल गांधी पर वार की धार कुंद करना चाहती है। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी यहां से हार जरूर गई, लेकिन अमेठी को अपना ट्रम्प कार्ड बनाने की कोशिश तभी से शुरू हो गई थी और अब भी अमेठी में बीजेपी मानो अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। किस तरह अमेठी में राहुल पर ट्रिपल अटैक हुआ, सबसे पहले ये देखिए। और मैंने इटली की याद तो उनको आती थी, अमेठी की याद नहीं आती थी। 70 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का शासन एक गांधी परिवार के साथ है। अब तक अमेठी में कलेक्टर ऑफिस क्यों नहीं बनी, टीबी का अस्पताल क्यों नहीं बना, आकाशवाणी का एफएम रेडियो क्यों नहीं आया, गरीबों को आवाज क्यों नहीं मिले। जो मात्र भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिनिधि बनकर आई, आज अमेठी की दीदी बन गई है। सवाल सियासत का है तो रिश्ते जोड़ने की रिवायत पुरानी है, इसलिए 2014 में चुनाव हारकर भी स्मृति ईरानी अमेठी नहीं भूली और अब वो अमेठी की दीदी बनकर बीजेपी की जड़ें सींच रही हैं। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गुजरात की गलियों की खाक छान रहे हैं तो बीजेपी अमेठी में उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने में जुटी है। अमेठी का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है उन लोगों को जो आज देश भर में घूमकर विकास पर भाषण देते हैं, लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते। किसानों की जमीन होगी तो या तो उद्योग लगेगा या किसानों को वापस होगी। इसको हम किसी फाउंडेशन या किसी परिवार की पपौती नहीं बनने देंगे और किसान को और आम नागरिक को भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आने देंगे। 35 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जीता हुआ प्रत्याशी जनप्रतिनिधि तो कभी ना आए और हारी हुई प्रत्याशी बच्चे की तरह अमेठी को गले लगाकर विकास के काम करे। बीजेपी के त्रिशक्ति के राहुल गांधी पर ट्रिपल अटैक की टाइमिंग भी बेहद अहम है। जिस वक्त राहुल गुजरात में हल्ला बोल रहे हैं, ठीक उसी वक्त बीजेपी अमेठी में योजनाओं का ऐलान कर रही है, अमेठी के विकास पर सवाल कर रही है। शायद राहुल को बीजेपी अमेठी के दायरे में बांध देना चाहती है ताकि गुजरात फतह में राहुल कोई रोड़ा ना बन सके। उसकी चिंता नहीं है, मुख्य बात वहाँ जनता की है और वहाँ की जनता राहुल गांधी जी को चाहते हैं। चाहे अमित शाह चले जाएं, चाहे स्मृति ईरानी चली जाएं, चाहे प्रधानमंत्री चले जाएं, वहाँ के लोग अपना मानते हैं तो राहुल गांधी को मानते हैं, बाकी किसी को नहीं। अपने अपने दावों पर सबको यकीन है और अभी वक्त ये समझने का नहीं कि अमेठी का यकीन किस पर है। हाँ, बीजेपी की रणनीति साफ नजर आती है। आमतौर पर दिग्गजों के गढ़ में विपक्षी पार्टियां जीत के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाती, लेकिन अमेठी में बीजेपी राहुल को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी आज गुजरात में है और अमित शाह अमेठी में। जाहिर है राहुल के घर में ही राहुल को घेरने की ये बीजेपी की कवायद थी। जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, अमेठी। तो सियासत की बिसात कुछ इस तरह से बिछी हुई है कि कांग्रेस के दुर्ग अमेठी में बीजेपी से इंतमारी कर रही है, तो दूसरी ओर राहुल मोदी के घर में बीजेपी की सियासी जमीन खिसकाने में जुटे हुए हैं और उसके लिए वो हर वो तेवर आजमा रहे हैं जो उस सियासी बिसात पर उन्हें जीत दिला सके। राहुल धुआंधार चुनावी सभा कर रहे हैं, तो अब बीजेपी को भी राहुल की एक टिप्पणी पर पलटवार का मौका मिल गया है। राहुल ने आरएसएस महिलाओं की भागीदारी पर कुछ इस अंदाज में सवाल उठाए कि अब बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है। क्या कुछ हुआ, देखिए जरा। 30,000 में से 450 को जॉब मिलती है। चाइना में हर रोज 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है। कभी रोजगार की बात, ये जो 22 साल में आपके साथ नहीं हुआ वो कांग्रेस पार्टी आकर 6 महीने के अंदर करके दिखाएगी आपके साथ। कभी किसानों का दर्द। जब तक महिला चुप रहे और कुछ बोले ना, तब तक महिला ठीक है। लेकिन वडोदरा में राहुल गांधी की टिप्पणी पर शुरू हो गया विवाद। गुजरात में कांग्रेस के हाथ के लिए जनता का साथ मांग रहे राहुल का एक बयान हंगामा मचा रहा है। वडोदरा में छात्रों की सभा में राहुल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। महिला राइट्स में ये इंटरेस्टेड नहीं है।
आप सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है? संघ में महिलाओं की हिस्सेदारी तक तो बात ठीक थी, लेकिन राहुल ने जिस अंदाज में यह बयान दिया उस पर बीजेपी ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक संग्राम छेड़ दिया है। हद हो गई, इन्होंने पहले तो शाखा देखी नहीं, क्योंकि वहां राष्ट्र सेविका समिति की अलग शाखाएं लगती है महिलाओं की, राष्ट्र सेविका, लेकिन ये ज्ञान और इससे जानकारी लेना ये उनका काम ही नहीं है। रोज एक लिखा हुआ ट्वीट। क्या आपकी दृष्टि वो है? कांग्रेस की दृष्टि वो है? महिला के सामने ही आप देखते रहते हो कि उसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है। ये गुजरात की महिलाओं का अपमान किया है आपने, और आप वो शब्द वापस लो, महिलाओं की माफी मांगो, नहीं तो पूरे गुजरात की महिला इकट्ठी होकर गुजरात में रही सही सीट भी आपकी खो देंगे। आरएसएस पर पितृसत्तात्मक होने के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं और विरोधी तो इस पर भी सवाल उठाते हैं कि क्यों आरएसएस में महिलाओं को सदस्य नहीं बनाया जाता, क्यों महिलाओं के लिए एक अलग संगठन है। ये अलग बात है कि आरएसएस पर राहुल के सवाल से ज्यादा चर्चा इस वक्त राहुल के बयान की हो रही है। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ सियासी दांवपेच जो हैं वो चुनावों के मद्देनजर खेले जा रहे हैं, तो दूसरा सियासी दांव जो है वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों पर काबू पाने के लिए भी खेला जा रहा है। केंद्र की तरफ से पेट्रोलियम मंत्री ने अपील की कि भाई राज्य सरकारें जो हैं वो अपने अपने स्तर से वैट, जो ड्यूटीज, एक्साइज, उनमें कटौती कर लोगों को राहत दें। तो अब बीजेपी शासित राज्यों ने ये दांव खेलना शुरू कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद बीजेपी शासित 17 राज्यों में से 2 राज्यों ने वैट घटा दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत इन राज्यों में कम हो गई है। और ये राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र। और आम लोगों को राहत देकर कहीं ना कहीं बड़ी चाल चलती है कि अब कांग्रेस या दूसरी पार्टियों द्वारा गवर्न स्टेट में क्या होता है। गुजरात में पेट्रोल की कीमतें हुई सस्ती, महाराष्ट्र सरकार ने भी किए दाम कम। पेट्रोल की कीमत भले ही देश भर में आसमान छू रही हो, लेकिन अब बीजेपी शासित राज्यों ने एक बड़ी पहल कर सियासी दांव चल दिया है। गुजरात सरकार ने पेट्रोल और डीजल में लगने वाला 4% वैट घटा दिया है, जिसके बाद पेट्रोल ₹2.93 और डीजल ₹2.72 कम हो गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी वैट घटाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र में पेट्रोल ₹2 और डीजल ₹1 सस्ता हो गया है। बीजेपी शासित राज्यों ने जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों से वैट घटाकर लोगों को राहत दी है, उसके बाद दूसरे राज्यों पर भी इसका दबाव बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल में लगने वाला वैट राज्यों का हिस्सा होता है। ऐसे में घाटे के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने को चुनावी नफा नुकसान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों ने हमने 22 साल से गुजरात सरकार में जिम्मेदारी दी है, तो लोगों की जिम्मेदारी निभाना, हर एक ज्ञाति, जाति, समाज, हर एक विस्तार को न्याय देना और सबका साथ सबका विकास, ये जो मोदी जी ने सूत्र दिया है पूरे विश्व को, इस प्रकार से हम काम करते हैं। मैं मानता हूँ जनता भोली जरूर है, पर बीजेपी मानती है कि इसको हम बेवकूफ बना लेंगे। जनता बेवकूफ नहीं बनती है, जनता जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। 22 साल तक आपने लूटा, अब थोड़ा सा वेट करोगे, वेट कम करोगे, वोट थोड़े ही मिल जाएंगे आप। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि तेल का खेल है क्या और इसके जरिए राज्य सरकारों को कितना फायदा हो रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आयात करके रिफाइन करने के बाद पेट्रोल की कीमत ₹28.17 प्रति लीटर होती है। तेल कंपनी की मार्केटिंग लागत, मार्जिन, भाड़ा और दूसरे चार्जेस उसे ₹2.70 प्रति लीटर तक महंगा करते हैं। पेट्रोल डीलर को ₹30.87 प्रति लीटर चार्ज किया जाता है। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी जो कि केंद्र लगाता है वो ₹19.48 प्रति लीटर की है। डीलर का कमीशन करीब ₹3.55 प्रति लीटर होता है। दिल्ली में 27% वैट राज्य सरकार लगाती है, जो कि करीब ₹14.55 प्रति लीटर हो जाता है। और ये सब जोड़कर पेट्रोल की कीमत तय की जाती है। वैट और भाड़े की वजह से अलग अलग राज्यों और शहरों में कीमतें अलग अलग होती हैं। जाहिर है केंद्र सरकार ने राज्यों से वैट घटाकर पेट्रोल और डीजल के रेट को सस्ता करने की बात कही थी और अब बीजेपी के राज्यों ने उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? आखिर क्यों क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद आम आदमी को महंगा तेल बेचा जा रहा है? टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए, और पटाखों की बिक्री को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फरमान सुनाया उसके बाद एक बहस तो छिड़ी हुई थी, क्या वाकई में इससे पोल्यूशन से निजात मिलेगी और क्या वाकई में सही तरीका है। लेकिन इस सब के बीच में एक नई बहस ये भी छिड़ गई थी कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही पटाखों का जो बैन है इससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा। महाराष्ट्र में इस मामले में सरकारी तौर पर पहल की जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं फैसले के बाद पटाखा कारोबारी निराश हैं और कोर्ट से उनके हितों को भी देखने की गुजारिश कर रहे हैं। महज 24 घंटों में देश के 2 महानगरों से दिवाली पर होने वाले प्रदूषण को लेकर बड़ी खबरें आई। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में पटाखों को लेकर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली पर राज्य के रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर पहले ही रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने भी प्रदूषण के लिहाज से सख्ती को सही करार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कल डिसीजन दिया है, निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ मार्केट है, व्यापार है, ऐसी जगह पे फटाके की दुकान होनी ही नहीं चाहिए। तो ये न्यायालय की भी सूचना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मानवता के माध्यम से जनता का आरोग्य सामने रख के पर्यावरण का ह्रास नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इसके लिए सभी ने खबरदारी लेना चाहिए। दिल्ली में बढ़ रहे बेतरतीब प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई, लेकिन पटाखा कारोबार से जुड़े लोगों ने इस फैसले पर निराशा जताई। कारोबारियों का कहना है कि कोर्ट के फैसले से उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। करोड़ों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पटाखे बेचने पर जो पाबंदी का आदेश आया है, उसके बाद विचार में और चिंता में दुकानदार डूबे हैं कि आखिर जो पैसा लगाया है, जो सामान खरीद के लाए हैं, उसका अब क्या होगा। देखो जी, इन्होंने हमें 4 तारीख को इशू किए लाइसेंस और 21 तारीख तक हमारे पास वैलिड है लाइसेंस जो है, तो हम तो माल भरेंगे ना। 17 दिन के हिसाब से हमने माल भर लिया। हमारे साथ धोखा किया गया है दुकानदारों के साथ सर। और एक ही रास्ता है, सिर्फ मिट्टी का तेल अपने ऊपर हम डाल लेंगे बस। आज अगर नहीं हमारे को ये मिला स्टे, हमें सिर्फ 10 दिन, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमें 10 दिन का स्टे चाहिए जिसमें हम अपना स्टॉक क्लियर करा सकें। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कारोबारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। पटाखा कारोबारियों ने खून से खत लिखा। घंटाघर मैदान में जुटे प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में मोदी सरकार से पहल करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए, पटाखा व्यापारी को प्रतिबंधित करा जा रहा 12 तारीख को, 9 तारीख को, और आपका 31 तारीख को फिर प्रतिबंध हटा दिया जा रहा है, सिर्फ दिवाली ना बनाने के लिए या व्यापारियों को परेशान करने के लिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए ना। पॉल्यूशन खाली पटाखों से नहीं होता, पटाखों के बाद कितनी बीमारी खत्म होती है, इसकी रोकथाम भी आप देखिए कितनी हो जाती है। सरकार इस पे गरीब आदमियों के लिए, व्यापारियों का कुछ साथ दे। थोड़ा ये देखा जाए कि जब वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो गरीब भाइयों के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए उन्हें। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पटाखा बाजार में खामोशी देखी गई। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन इस पर पूरी तरह अमल करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो उस पूरे फैसले को लेकर भी सवाल है कि जब आप पटाखे चलाने पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं कि तो कोई क्यों नहीं दिल्ली एनसीआर के आसपास की जगहों से जाके पटाखा लेके आ सकता है, क्यों कालाबाजारी नहीं बढ़ सकती है, और क्या एक दिन पटाखे बंद करने से क्या पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई फैसला करना था तो ठीक जब तमाम व्यापारी अपने लिए स्टॉक खरीद के ला चुके हैं, आप उस वक्त कर रहे हैं, तो इन व्यापारियों का क्या होगा। ये ढेर सारे सवाल कोर्ट के सामने ये तमाम लोग रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हनीप्रीत की 6 दिन की रिमांड खत्म हुई तो उसे आज फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने उसे 3 दिन की रिमांड पर फिर से भेज दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि अभी उसे वो लैपटॉप बरामद करना है जिसमें गुरमीत के राज दफन है। साथ ही हनीप्रीत को अभी पंजाब और हरियाणा के कई ठिकानों पर ले जाना बाकी है। अभी पुलिस रिमांड में रहेगी गुरमीत की राजदार। हनीप्रीत की पुलिस रिमांड 3 दिन तक बढ़ी। हनीप्रीत पर लगा है जांच में सहयोग न करने का इल्जाम। पंचकुला हिंसा और देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार गुरमीत की राजदार हनीप्रीत और उसके साथी सुखदीप कौर को अदालत में पेश करने के साथ ही पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की अर्जी भी लगा दी। कोर्ट में पुलिस ने दलील दी कि पहली दलील, हनीप्रीत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। दूसरी दलील, हनीप्रीत को अभी जांच से जुड़े कई ठिकानों पर ले जाना बाकी है। तीसरी दलील, हनीप्रीत से आदित्य और पवन इंसा के बारे में कई राज उगलवाने हैं। पुलिस ने तमाम दलीलों के साथ 9 दिन की रिमांड मांगी। दोनों मुलजिमों का, हनीप्रीत और सुखदीप कौर का 9 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, क्योंकि जो इनका पहला 6 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया था उस दौरान इन्होंने पुलिस को ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया और टाल मटोल करते रहे। अदालत ने हनीप्रीत की पुलिस रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है।
पेशी के दौरान हनीप्रीत अदालत में भावुक हो गई, उसकी आंखें छलछला गई। हनीप्रीत के वकील ने अदालत में उसकी सेहत का मसला भी उठाया। अदालत में पेशी से पहले हनीप्रीत का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। जो हनीप्रीत है वो कुछ भावुक भी हो गई थी कोर्ट में। हाँ, भावुक हो गए थे बिकॉज उसकी तबीयत खराब है। उधर पुलिस डेरा की चेयरपर्सन विपश्यना के साथ हनीप्रीत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। पुलिस का दावा है कि क्रॉस क्वेश्चन में कई राज खुलेंगे, क्योंकि अभी तक हनीप्रीत गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पुलिस हनीप्रीत को अब तक पंजाब के संगरूर और हरियाणा के कुछ शहरों में ले जा चुकी है। अगले 72 घंटे पुलिस के लिए बेहद अहम है। उसे न केवल पूरे मामले की कड़ियां जोड़नी है, बल्कि हनीप्रीत, राम रहीम और डेरे के खिलाफ अपनी चार्जशीट के लिए भी पुख्ता आधार तैयार करना है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और बात अयोध्या की यूपी के पर्यटन विभाग की करते हैं, जिसने राम की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अयोध्या में सरयू तट पर भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारी अब की जा रही है। एनजीटी की अनुमति मिलने के बाद अब इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट्स तो कई लोगों ने दिए हैं कि किस तरह से हम लोग अयोध्या को और सजा सकें और संवार सकें। उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि एक अच्छी राम सीता की मूर्ति भी लगे। अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज पर अभी कोई निर्णय इस पर नहीं है। अभी इस पर निर्णय में समय लगेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से कहाँ लग सकती है। और अब खबर यूपी के शामली से, जहां जहरीली गैस के रिसाव से सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए। स्कूल में जा रहे बच्चों को अचानक आंख, गले और पेट में जलन होने लगी। देखते ही देखते 300 से ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंच गए। क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। जहरीली गैस से आई आफत, 300 से ज्यादा बच्चे बीमार, एक शहर में केमिकल का कहर। अस्पताल में मची अफरा तफरी की ये तस्वीरें यूपी के शामली जिले की हैं। शामली में अचानक एक निजी स्कूल के 300 से ज्यादा बच्चे गैस रिसाव की चपेट में आ गए। बच्चों को पेट, गले, आंख और शरीर के दूसरे अंगों में जलन होने लगी। कई बच्चों को उल्टी और पेट दर्द भी होने लगा। स्कूल में बच्चों के अचानक बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन ने फौरन बच्चों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अच्छा, तो कोई गैस वैस बता रहे थे? उधर मिल की साइड गैस। बताया जा रहा है कि गैस का रिसाव एक शुगर मिल से हुआ। स्कूल के पास ही शुगर मिल का बायोगैस प्लांट है। आरोप है कि मिल के कर्मचारियों ने सड़क के किनारे लिक्विड केमिकल फेंक दिया। सामने ये डिस्टरली है जो शुगर मिल की तरफ से बनाई गई है, और ये इसी रास्ते से यहाँ करीब ऐसे बच्चे हैं, जो सैकड़ों बच्चे हैं, वो यहाँ से हर रोज अपने स्कूल के लिए जाते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लिक्विड केमिकल आप जो देख रहे हैं, जो डिस्टरली की तरफ से यहाँ नष्ट किया जाता है, गड्ढे बनाए गए हैं और यहाँ इसी तरह हर रोज नष्ट किया जाता है। इसकी जो दुर्गंध है वो आसपास के लोगों को बहुत सताती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबे वक्त से शुगर मिल के कर्मचारी रास्ते के किनारे केमिकल कचरा डाल रहे थे, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हमेशा खतरा बना रहता है। सैकड़ों बच्चों के अचानक बीमार पड़ने पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में आला अधिकारियों ने शुगर मिल पहुंचकर जांच शुरू की। प्रशासन ने शुगर मिल के जिम्मेदार कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है। नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले इसकी जांच कर रहे हैं ताकि ये डिटरमिन हो सके, निश्चित हो सके कि क्या हुआ है, आखिर कौन सी गैस लीक। अगर जांच में जो है शुगर मिल अगर पाया गया तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये प्रॉब्लम किसी केमिकल, ऐसा बताया जा रहा है किसी केमिकल की वजह से बच्चों को ये दिक्कत हुई। अधिकारी इस बात की जांच भी कर रहे हैं कि चीनी मिल से निकलने वाला केमिकल और ये रिसाव कितना खतरनाक है। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि आखिर प्रशासन ऐसे किसी हादसे के बाद ही हरकत में क्यों आता है, जबकि इसकी शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी थी। शामली से राहुल राणा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।